आज का जो मेरा प्रेज़ेंटेशन है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर है, जो कि 10 तारीख को उसका रिज़ल्ट आने वाला है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीट्स हैं और जो भी 50% यानी कि 202 के पार जाता है उसको मेजॉरिटी मिल जाती है और वो ईज़िली अपनी सरकार बना सकता है। पिछली बार इस बार जो चुनाव में मुख्य चेहरे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं बीजेपी से, अखिलेश यादव जी एसपी से हैं, मायावती जी बीएसपी से और प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस से हैं। 2017 के चुनाव में अगर हम देखें, तो बीजेपी मेजॉरिटी से काफ़ी ऊपर सीट्स पे थी 312, एसपी 47 पे थी, बीएसपी 19 पे थी और कांग्रेस केवल 7 सीटों के साथ थी। इस बार का जो चुनाव है वो मुख्य रूप से बीजेपी और एसपी के बीच है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन देते वक़्त एक बहुत बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, वो आती है कि बर्थ चार्ट बहुत रिलायबल नहीं होता है और जो प्रतिनिधियों की किस्मत होती है, वो केवल 3-4 लोगों पे डिपेंड नहीं होती है, वो बाकी के 400 लोगों पे भी डिपेंडेंट है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है जो कि चार्ट को लेकर कॉम्प्लिकेशंस आई उसके रिगार्डिंग। जैसे कि योगी जी का जो चार्ट है वो बहुत से बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉज़र कैंसर लगन यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉज़र सिंह लगन भी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी समस्या थी कि कौन-सा चार्ट यूज़ करूँ मैं। तो मैंने दोनों ही चार्ट को देखा और दोनों में ही केतु एक में कर्क लगन में है, एक में केतु 12वें भाव में है, तो दोनों में ही वो आध्यात्म की तरफ दिखाता है आध्यात्म को। जुपिटर का भी त्रिकोण में संबंध है पंचम भाव से, वो भी धार्मिकता को दिखाता है और चंद्रमा जो कि दोनों ही चार्ट में एक में शनि के साथ बैठा है, दूसरे चार्ट में चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, जो कि इंसान के अंदर वैरागी भावना को दिखाता है। तो काफ़ी मुश्किल था ये समझ पाना कि कौन-सा चार्ट यूज़ करा जाए। तो मैंने वो चार्ट यूज़ किया जिस पे आरूढ़ लगन का ज़्यादा अच्छा उपयोग हो पा रहा हो। आरूढ़ लगन वो लगन होता है कि उस व्यक्ति को दुनिया किस स्वरूप में देखती है। तो अगर आप कर्क लगन वाला चार्ट देखेंगे, तो वहाँ पे जो आरूढ़ लगन बनता है, वहाँ पे मंगल जो लगन में है और केतु एक त्रिकोण में है और बृहस्पति एक त्रिकोण में है। ये एक ऐसे सेनापति की छवि बनाता है जिसके एक हाथ में ध्वजा है और दूसरे हाथ में वो धर्म को लेके चल रहा है। अगर हम दूसरा सिंह लगन वाला चार्ट देखते हैं, उसमें आरूढ़ लगन के लगन में चंद्रमा है, जो कि थोड़ा मूडीनेस दिखाता है और त्रिकोण में शुक्र और मंगल है, जो कि एक अच्छा एडवर्टाइज़र दिखा सकता है, बट इस तरह का प्रतिबिंब जो है योगी जी शो नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कर्क चार्ट को प्राथमिकता देते हुए उसको लिया। लेकिन एक चीज़ में मुझे समस्या आ रही थी, वो ये थी कि कर्क लगन के चार्ट में राहु और वीनस सप्तम भाव में थे और उनका कहीं भी शादीशुदा या ऐसी ज़िंदगी से कोई भी संबंध नहीं था। उन्होंने बहुत छोटी एज में ही वैराग्य ले लिया था। सन्यासी बन गए थे। लेकिन ये बात मुझे बहुत खटक रही थी कि राहु वीनस सप्तम भाव में है और फिर भी वीनस से संबंधित कुछ भी एक भी र्यूमर नहीं उड़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने नेट में सर्च किया और आपको जान के भी ये काफ़ी हैरानी होगी कि राहु वीनस के टाइम पीरियड पे एग्ज़ैक्टली राहु वीनस मरकरी जब चल रहा था, तो एक लड़की कानपुर से आई थी और उन्होंने क्लेम किया था कि योगी जी का मेरे साथ संबंध है और ये ड्रामा करीब 15-20 दिन चला था। और इसके अलावा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आई थी जिन्होंने योगी जी की फ़ोटो के साथ शादी कर ली थी। ये सब राहु वीनस मरकरी के पीरियड में हुआ था। राहु की अंतर्दशा, वीनस की प्रत्यंतर और मरकरी का सूक्ष्म चल रहा था। तो भले ही योगी जी इसमें इन्वॉल्व में बिल्कुल भी ना रहे हों, लेकिन इस तरह की माया क्रिएट हुई राहु वीनस के पीरियड में, तो मुझे पक्का भरोसा हो गया कि मैं कर्क लगन का चार्ट यूज़ कर सकता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं जो इस बार 4 मेन चेहरे हैं, उनमें से उनके ग्रहों की क्या स्थिति है, उनकी दशा कैसी चल रही है, कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ही अपनी पार्टी को मुख्य रूप से दिखा रहे हैं, तो इनका चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट, जब वो सीएम बने थे, तो उनकी जुपिटर में, मार्स में केतु की दशा चल रही थी। आप देखेंगे कि ये लगन चार्ट है और नीचे मैंने सभी में दशमांश चार्ट लगा रखा है। जुपिटर, मंगल और केतु में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एक्सचेंज है। केतु स्कॉर्पियो के ऊपर केतु का आधिपत्य माना जाता है। जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड 5th में, 5th हाउस का लॉर्ड 9th में, यहाँ भी बहुत अच्छा परिवर्तन योग है। तीनों त्रिकोणों में संबंध है जिन्होंने 2017 में उन्हें सीएम बनाया। अभी जो उनकी दशा चल रही है वो शनि में, शनि की दशा चल रही है।
शनि की अगर हम पोज़ीशन देखें तो लगन से 11th हाउस में अच्छी पोज़ीशन पे है, चंद्र लगन से केंद्र में है और सूर्य लगन से भी वो छठे भाव में है, उच्च भाव में पापी ग्रह अच्छा माना जाता है। लेकिन कर्क लगन के लिए वो मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो ऑब्स्टेकल्स और परेशानियाँ भी ज़रूर देगा। अगर हम दशा लगन की बात करें तो शनि की दशा में वृष राशि में शनि है, तो वहाँ से वो योग कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स्ड रिज़ल्ट की उम्मीदें ज़्यादा हैं और अभी शनि में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जब एक ही ग्रह की दशा और अंतर्दशा चलती है, तो ऑर्डिनरी टाइप के ही रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट की उम्मीद करना बेकार है। पहले जो उनकी दशा थी जुपिटर की, जुपिटर को अगर आप देखेंगे जो मैंने एनालाइज़ किया है, तो जुपिटर डी3, डी60 और डी9 चार्ट में डी9 चार्ट में ओन राशि में था, डी3 और डी60 में एक्सॉल्टेड था और बाकी सभी वर्ग ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे इसलिए दिखाए हुए हैं क्योंकि डी3, डी60 और डी9 को काफ़ी ज़्यादा विमशोपक बल मिला होता है। यहाँ पे जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना और डी9 में ओन राशि में होना उसको बहुत ज़्यादा पावर देता है। लेकिन जो ये पुरानी दशा थी जब वो सीएम थे, लेकिन अभी जो शनि की दशा चल रही है वो 10 वर्गों ये मैंने जो रिलेशन निकाला है ये केवल 10 वर्गों का निकाला है, षोडश वर्गों का नहीं है। शनि की जो अभी दशा चल रही है, उसमें शनि केवल डी7 और डी10 में फ्रेंड के साइन में है, बाकी सभी साइनों में वो न्यूट्रल में है या एनिमी में है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आप देखेंगे कि शनि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। शनि में बस एक अच्छी बात ये है कि उसकी पोज़ीशन सभी लग्नों से अच्छी है और वृषभ लगन के लिए वो योग कारक भी होगा। अभी कुछ टाइम बाद ही शनि के अंदर मरकरी की दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो मरकरी आप देखेंगे मरकरी भी मैलेफिक प्लैनेट है कर्क लगन के लिए, लेकिन मरकरी में एक ख़ास बात है, मरकरी पंचम भाव में बैठा हुआ है। अन्य लग्नों से वो ठीक भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी होने के कारण ये नेचुरली फंक्शनल मैलेफिक हो गया है। लेकिन अपनी एक राशि से ये छठे स्थान में है और दूसरी राशि से ये तीसरे स्थान में है। तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मरकरी जो है वो बुरे रिज़ल्ट देने की बजाय अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। तो सैटर्न और मरकरी की जो अंतर्दशा सैटर्न में मरकरी की अंतर्दशा आएगी, वो एक मिक्स्ड से रिज़ल्ट होंगे, एवरेज-एवरेज टाइप के, हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो कुंडली है अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जब सीएम बने थे तो राहु मार्च चल रहा था। राहु आप देखेंगे कि केंद्र में स्थित है और केंद्र के स्वामी के साथ है, तो राजयोग कारक है। अभी उनकी और उस समय राहु के साथ मंगल था, तो राहु-मंगल का 110 रिलेशनशिप है, लगन चार्ट में भी और दशमांश चार्ट में भी, तो ये काफ़ी अच्छा था। अभी जो उनकी जुपिटर की दशा चल रही है और वीनस की अंतर्दशा चल रही है, तो ये दशा उनके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन राहु जहाँ पे भी बैठता है, जिसके साथ भी बैठता है, उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और अपने द्वारा उसके बहुत ज़्यादा आवर्धित करके, बहुत ज़्यादा बढ़ा के फल देता है, जितना वो खुद ग्रह नहीं दे पाता। इसके अलावा जुपिटर के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों केंद्रों का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ है। तो केंद्रों का स्वामी होने के कारण उसको उसकी जो पावर है, जो यहाँ पे अच्छी दिख रही है, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर हम जुपिटर की ओवरऑल दशा देखें तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डी1 में ओन साइन में है, डी3 में ग्रेट फ्रेंड में है, डी7 में ग्रेट फ्रेंड में है, डी9 में एक्सॉल्टेड है और डी30 में मूल त्रिकोण साइन में है, डी10 में भी ओन साइन में है। तो यहाँ पे जुपिटर वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट केंद्रों का स्वामी होने की वजह से वो जो उसकी पॉज़िटिविटी है, वो न्यूट्रल में आके सीमित हो गई है। उसके अलावा जुपिटर और वीनस में एक ख़ास बात है दोनों की दशा और अंतर्दशा में, जुपिटर केंद्र का स्वामी है, वीनस त्रिकोण का स्वामी है और जुपिटर और वीनस में त्रिकोण संबंध भी बन रहा है, एक-दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। लेकिन इस दशा न अंतर्दशा में एक और ख़ास बात ये है कि जुपिटर मारक भाव का भी स्वामी है और वीनस भी मारक भाव का स्वामी है। तो जब केंद्र में मारक भाव की दशा चल रही होती है या मार्केज के अंदर किसी त्रिकोण या योग कारक की दशा चल रही होती है, तो वो केवल सपने दिखाता है। जैसे कि मैंने नेगेटिव पॉइंट के नीचे लिख रखा हुआ है कि मिक्स्ड दशा ऑफ केंद्र, त्रिकोण एंड मारक, इट शोज़ डे ड्रीमिंग। तो ये ऐसे सपने दिखाता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा ऊँची पोस्ट मिल सकती है, लेकिन वो सपना कई बार पूरा नहीं भी हो पाता है। तो ऐसा ये कंडीशन अखिलेश जी के साथ पैदा हो सकती है। अदरवाइज़ उनकी जुपिटर और वीनस की दशा योगी जी की दशा से काफ़ी अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं मायावती की दशा की। वो सीएम बनी थी सैटर्न और मार्स के टाइम पे। एक केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और दोनों लगन में साथ में बैठे हुए हैं। प्लैनेटरी वॉर में भी हैं, लेकिन
काफ़ी अच्छा योग बना रहे हैं क्योंकि दशमान चार्ट में भी दोनों दशम भाव में साथ में बैठे हुए हैं। प्रेज़ेंट टाइम जो उनकी दशा चल रही है वो मरकरी में मार्स की चल रही है। मरकरी जो है उनका भी कर्क लगन है तो नेचुरली फंक्शनली मैलेफिक प्लैनेट है। लेकिन उनकी जो अंतर्दशा है वो मंगल की चल रही है। मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और त्रिकोण का लॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मायावती जी को बहुत ज़्यादा डाउन कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि मंगल की महादशा है उसमें योग कारक मरकरी की महादशा है उसमें योग कारक मंगल की अंतर्दशा ज़रूर है, लेकिन इन दोनों का कहीं भी संबंध नहीं है। ना दृष्टि संबंध है, ना क्षेत्र संबंध है, ना केंद्र संबंध है, ना त्रिकोण संबंध है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जब महादशा लॉर्ड फंक्शनली मैलेफिक हो और अंतर्दशा लॉर्ड योग कारक हो और संबंध ना बना रहा हो तो बहुत बुरे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने राइट साइड में लिख रखा है वेरी बैड रिज़ल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। उसके अलावा जो महादशा लॉर्ड मरकरी है, उसको आप देखेंगे तो वो कई जगह पे डेबिलिटेशन में आ गया है। वो D10 चार्ट में भी डेबिलिटेशन में है, D30 में भी डेबिलिटेशन में है, D60 में भी डेबिलिटेशन में है। तो डेबिलिटेशन का मतलब होता है कि इंसान परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, या तो लड़ता नहीं है या उसके सामने झुक-सा जाता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से जब जब से मरकरी की दशा में मंगल की अंतर्दशा स्टार्ट हुई है, तब से ना उन्होंने कोई मैनिफेस्टो जारी किया है, ना वो ज़्यादा रैलियाँ कर रही है। उन्होंने एक तरह से पूरा समझौता ही कर लिया है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखा रही है। उनका वक्तव्य आया था कि हम कुछ मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। दशमान चार्ट में भी मरकरी डेबिलिटेशन में है, लेकिन वो नीचभंग बना रहा है शुक्र के साथ। शुक्र जो कि छठे भाव का स्वामी है, जो शत्रु को दिखाता है, तो अगर वो अपनी अपोज़िट पार्टी से कुछ गठबंधन कर लेती हैं, तो मेबी उनकी सीट कुछ बढ़ जाए, अदरवाइज़ उनका टाइम पीरियड तो बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। प्रियंका गांधी का चार्ट देख लेते हैं, वैसे तो यूपी में कांग्रेस का कोई ऐसा गढ़ नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का चार्ट अगर हम देखें तो वीनस त्रिकोण का लॉर्ड है, जेमिनी लगन के लिए। और वीनस के अंदर मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, मरकरी लग्नेश है। तो दशा अंतर्दशा के हिसाब से सही है। वीनस की डिग्निटी काफ़ी अच्छी है, D1, D3 सभी चार्टों में ग्रेट फ्रेंड में है, D9 में मूल त्रिकोण में है, D30 और D60 में भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। मरकरी के साथ ये एक नेगेटिविटी है कि वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो जुपिटर वैसे तो बहुत शुभ प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर को यहाँ बहुत ज़्यादा केंद्राधिपति दोष का दोष लगा हुआ है, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में बैठ गया है और अपनी ही राशि में बैठ गया है। तो जुपिटर वैसे तो मरकरी जुपिटर के साथ शुभ संबंध दिख रहा होगा आपको बाहर से, लेकिन जुपिटर को अब मारकत्व प्राप्त हो गया है, जिसकी वजह से मरकरी के अंदर भी दोष आ गया है। तो वीनस और मरकरी दोनों अच्छे हैं इनके चार्ट के लिए, अभी की दशा अच्छी है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वीनस और मरकरी में लगन चार्ट में कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो 2 शुभ महादशा और अंतर्दशा स्वामी जो चार्ट के लिए शुभ हो लेकिन उनका संबंध ना बनता हो, तो वो भी ऑर्डिनरी से रिज़ल्ट देते हैं, कोई बड़ा राजयोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन दशमान चार्ट में वीनस और मरकरी 3rd हाउस में साथ में है, तो D10 चार्ट में जब कोई भी प्लैनेट 3rd हाउस में आ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही साथ है तो दोनों 3rd हाउस के प्रोमिनेंट रिज़ल्ट देंगे। 3rd हाउस में ये होता है कि ट्रांज़िशन या फिर टर्मिनेशन का दौर चलता है। मतलब इंसान एक काम शुरू करता है, फिर बंद करता है, फिर उसी को दोबारा शुरू करता है। तो ऐसी स्थिति आप इनकी 2020 मिड से ये दशा अंतर्दशा स्टार्ट है, तो आप ऐसी स्थिति इनकी शुरू से देखेंगे कि ये कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं। तो एक ऑर्डिनरी से रिज़ल्ट है, बट पर्टिकुलरली इनके लिए ये दशा काफ़ी अच्छी है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस में इनका स्तर भी काफ़ी बढ़ा है। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा 10 तारीख को, उस दिन का ट्रांज़िट चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये चंद्रमा से ट्रांज़िट है और यहाँ पे योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी और प्रियंका जी सभी का उस दिन का ट्रांज़िट है। आप देखेंगे कि मायावती के चार्ट में सबसे ज़्यादा बुरे ट्रांज़िट हैं। पहले भी हमने विंशोत्तरी दशा में उनका देखा कि उनका चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। बाकी लोगों के चार्ट ठीक-ठीक हैं, अच्छे हैं। अखिलेश जी और योगी जी में अगर हम देखें पर्टिकुलरली तो योगी जी को उस दिन चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में 7 पॉइंट मिले हुए हैं, जबकि अखिलेश जी को 4 पॉइंट मिले हुए हैं चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि योगी जी का मन उस दिन शायद ज़्यादा खुश रहेगा और अखिलेश जी का थोड़ा कम खुश रहेगा। प्रियंका जी का भी ठीक-ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल स्थिति बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट योगी जी को एक एज मिला हुआ है। बाकी प्लैनेट्स की अगर हम तुलना करें तो गुड बैड सभी के में सेम टाइप से है। एक मायावती जी जो है वो काफ़ी बुरी स्थिति में है। इसके अलावा क्योंकि टक्कर योगी जी और अखिलेश यादव जी में है, तो मैंने दोनों के वर्षफल चार्ट यहाँ पे लगा दिए हैं, बाकी अन्य दोनों लोगों के नहीं लिए हैं।
तो इसमें अगर आप योगी जी और अखिलेश में दोनों में देखेंगे, तो दोनों के वर्षफल का लगन लग्नेश जो है वो दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, दोनों न्यूट्रल राशि में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन आप विशेषकर लगन को देखें, तो अखिलेश जी के चार्ट में मरकरी त्रिकोण में मूल त्रिकोण अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, 16 डिग्री का है। हाँ, 18 डिग्री का है, तो मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, वहाँ से वो ताजिक एस्पेक्ट लगन को दे रहा है, जहाँ पे उच्च का चंद्रमा और उच्च का राहु बैठा हुआ है। राहु में मतभेद होता है बट उत्तर कल अमृत में उच्च का राहु वृषभ में ही माना गया है। तो मरकरी का यहाँ से शुभ एस्पेक्ट है लगन में और 9th हाउस से जुपिटर और सैटर्न का शुभ एस्पेक्ट है, जिसको कि ताजिक में बहुत अच्छा माना जाता है, पंचम एस्पेक्ट। लेकिन मोदी जी के चार्ट में सॉरी योगी जी के चार्ट में ये दोनों ही चीज़ें मिसिंग है। और इसके अलावा मुंथा की पोज़ीशन ओके-ओके है योगी जी के चार्ट में, 3rd हाउस में ठीक-ठीक मानी जाती है। 6th हाउस में मुंथा की पोज़ीशन अखिलेश जी के चार्ट में खराब मानी जाती है। तो 3rd हाउस में मुंथा की पोज़ीशन एफर्ट्स को दिखाती है। 6th हाउस में मुंथा की पोज़ीशन जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ़ियर फ्रॉम रूलर्स, रूलर से डर को दिखाती है। और इसके अलावा योगी जी के चार्ट में एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि योगी जी का कर्क लगन है और वर्षफल में भी कर्क लगन ही आया है, तो इसको द्विजन्मा कहते हैं, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। और अगर हम दशा की बात करें, तो वीनस में सन की दशा चल रही है योगी जी की, जो कि बहुत फ्रूटफुल नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ राजयोग नहीं फ़ॉर्म हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी के चार्ट में मरकरी में राहु की दशा चल रही है, जो कि बहुत ही पावरफुल दशा है। और अगर वर्चुअल चार्ट को देखें तो अखिलेश जी का चार्ट यहाँ भी थोड़ा-सा ज़्यादा पावरफुल आ रहा है। तो समरी इस प्रकार से है कि योगी जी का चार्ट रनिंग दशा एवरेज है, तो यहाँ पे मिक्स्ड रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिछली बार बहुत ज़्यादा सीट थे, तो सीटों में लॉस हो सकता है। अखिलेश यादव जी का चार्ट की दशा भी अच्छी लग रही थी और वर्षफल में भी काफ़ी अच्छा आया है, तो यहाँ पे सीट्स में गेन ज़रूर हो सकता है। मायावती जी के लिए विंशोत्तरी दशा भी काफ़ी खराब थी, ट्रांज़िट चार्ट भी काफ़ी खराब था, वर्षभल भी मैंने देखा था जो यहाँ पे लगा ही नहीं, वो भी काफ़ी खराब था, तो उनके लिए बहुत हार्ड टाइम है सर्वाइवल के लिए। प्रियंका जी का चार्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है क्योंकि उनके शुभ ग्रहों की दशा चल रही है बट वो कोई भी तरह का संबंध ना होने के कारण बहुत अच्छा राजयोग नहीं बना पा रहे हैं बट उन अच्छे ग्रहों की दशा है तो उनका अपनी पार्टी में तो कद ऊँचा हुआ है। लास्ट में समराइज़ करते हुए अगर हम देखें तो बीजेपी को सीटों का लॉस हो सकता है। वैसे तो ये अन्य लोगों पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि 403 सीटें हैं कुल। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पर्सनल बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे लगभग 312 से लॉस में होके वो 255 तक आ सकते हैं। 255 भी एक अच्छा फिगर है, मेजॉरिटी के काफ़ी ऊपर है। अखिलेश यादव को यहाँ पे पिछली बार से गेन होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है और कांग्रेस लगभग-लगभग सेम सिचुएशन पे ही रहेगी। तो इसके साथ मैं स्लाइड खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच और केदार सर को एक बार फिर से याद करते हुए सभी को बहुत-बहुत प्रणाम।